आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फर्स्ट बुक समकालीन विश्व की राजनीति का फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर शीत युद्ध का दौर। और इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है क्यूबा का मिसाइल संकट। आज हम पढ़ेंगे क्यूबा का मिसाइल संकट आखिरकार है क्या। इससे पहले ये जान लेते हैं क्यूबा के मिसाइल संकट में 3 देशों के राष्ट्रपति के द्वारा अहम भूमिका निभाई गई थी। वो 3 देश है कौन कौन से। पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ, तीसरा क्यूबा। और इन देशों के राष्ट्रपतियों के नाम हैं, पहला अमेरिका के हैं जॉन एफ कैनेडी, सोवियत संघ के निकिता क्रुश्चेव और स्वयं क्यूबा के हैं फिदेल कास्त्रो। ये तीनों देशों के राष्ट्रपति के नाम हैं। इन्हीं के द्वारा क्यूबा के मिसाइल संकट में अहम भूमिका निभाई गई थी। और ये 3 देश क्यूबा का मिसाइल संकट आखिर क्या है, अब हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या हुआ कि अब हम पढ़ेंगे क्या था। अब देखिए जो 1961 का टाइम था, 1961 की अप्रैल में हुआ क्या। 1961 के अप्रैल में हुआ ये कि उस समय क्या हुआ था कि पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी। पहला अमेरिका, दूसरा सोवियत संघ। पहली दुनिया अमेरिका थी, दूसरी दुनिया सोवियत संघ थी। ठीक है, तो क्या हुआ जब पूरी दुनिया के पास ऑप्शन था, छोटे छोटे देशों के पास, कि आप या तो अमेरिका की टीम में शामिल हो जाइए या तो आप सोवियत संघ की टीम में शामिल हो जाइए। तो ऐसे में क्या हुआ, क्यूबा ने डिसाइड किया कि वो सोवियत संघ की टीम में शामिल होएगा और उसने ऐसा ही किया, सोवियत संघ को अपना मित्र बना लिया। अब देखिए इसका ट्विस्ट क्या है। इसका ट्विस्ट ये है कि अमेरिका के नज़दीक सबसे ज़्यादा है क्यूबा, और जबकि क्यूबा सोवियत संघ के बहुत ज़्यादा दूर है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्यूबा ने मित्र किसे बनाया, उसे सोवियत संघ को बनाया, ना कि अमेरिका को बनाया। क्यों? क्योंकि ना क्यूबा की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ की विचारधारा से मैच करती थी। ठीक है, अब हम इसकी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टोरी ये है कि 1961 की अप्रैल में ना सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सताने लगी कि कहीं अमेरिका ना साम्यवादियों द्वारा स्थापित, जो साम्यवादी है ना, साम्यवादियों के द्वारा स्थापित क्यूबा पे आक्रमण करके ना इस देश के जो राष्ट्रपति हैं, कौन, फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट ना कर दे। क्यों? क्योंकि ना सोवियत संघ का दुश्मन कौन, अमेरिका, और जो सोवियत संघ का उसका दोस्त कौन है, क्यूबा। और इसी वजह से ना सोवियत संघ को डर लग रहा था कहीं ये बदला लेने के चक्कर में क्यूबा में जो शासन व्यवस्था स्थापित है सोवियत संघ की, उसका तख्ता पलट ना कर दे, फिदेल कास्त्रो को उसके पद से ना हटा दे। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ, और ऐसा डर क्यों था, क्योंकि इसका डर ये था कि ये जो क्यूबा आपको दिख रहा है वो अमेरिका के तट से लगा हुआ छोटा सा द्वीपीय देश है। ठीक है, वो नज़दीक था अमेरिका के और दोस्त किसका था, सोवियत संघ के। तो ठीक है, इसके बाद हुआ क्या, 1962 में ये हुआ। 1962 में ना खुश्चेव, जो सोवियत संघ के जो नेता थे, उन्होंने डिसाइड किया कि 1962 को ना सोवियत संघ के सैनिक अड्डे के रूप में तैनात कर दिया जाए और यहाँ पे सैनिक अड्डा इसे बना दिया जाए, किसका, सोवियत संघ का। और यहाँ पे परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी जाए। कब, 1962 को। अब क्या हुआ कि जब इसे क्यूबा को ना सोवियत संघ के सैनिक अड्डे के रूप में तब्दील किया गया तो यहाँ पे हथियार तैनात कर दिए गए। और इस हथियार की तैनाती के बाद ना सबसे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि अमेरिका ना नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया था, सबसे ज़्यादा नज़दीक आ गया था। अब इन तैनाती के बाद हुआ क्या कि अब सोवियत संघ ना अमेरिका के शहरों पे और ठिकानों पे दुगने पावर के साथ और दुगनी जगहों पे अटैक कर सकता था। ठीक है, अब क्या हुआ, परमाणु हथियार जो थे यहाँ पे तैनात तो कर दिए। अब इसकी खबर ना अमेरिकन को कब लगी, 3 हफ्ते के बाद। जब राष्ट्रपति को ये खबर 3 हफ्ते बाद मिली, और उनके राष्ट्रपति का नाम क्या था, जॉन एफ कैनेडी। जब इन्हें जानकारी मिली कि जो क्यूबा है उसे सोवियत संघ ने अपने सैनिक अड्डे के रूप में तैनात कर दिया गया, तो ऐसे में ना वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गए और उनके सलाहकार। क्यों? क्योंकि देखिए वहाँ पे जो सोवियत संघ था ना, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सोवियत संघ ने क्या करा, सैनिक अड्डे के रूप में से तब्दील कर दिया और यहाँ पे हर तरह के परमाणु बम और मिसाइलें तैनात कर दी। अगर वो बाई चांस कभी अमेरिका और सोवियत संघ की लड़ाई होती तो ऐसे में क्या होता कि अमेरिका के दुगने शहरों और ठिकानों में अटैक कर देता और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, किसे, अमेरिका को। लेकिन ना एक बात यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अमेरिका भी पूरी पावर के साथ खड़ा हुआ था और सोवियत संघ भी अपनी पूरी पावर के साथ उस समय खड़ा हुआ था। ठीक है, तो ऐसे में हुआ ये कि दोनों देशों ने जो अमेरिका के सलाहकार थे वो इस बात को लेके बहुत ज़्यादा
हिचकिचा रहे थे कि कहीं ना इन दोनों देश, पहले अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ के बीच कोई परमाणु युद्ध शुरू ना हो जाए। लेकिन ना क्योंकि याद रखने वाला पॉइंट यहाँ पे ये कि अमेरिका किसी भी तरह का तीसरा विश्व युद्ध नहीं चाहता था। लेकिन एक बात अमेरिका के द्वारा तय कर रखी थी कि जैसे जल्द से जल्द सोवियत संघ क्यूबा से अपनी मिसाइलें परमाणु हथियार हटा ले। ठीक है, ऐसे में कैनेडी ने आदेश दिया था कि अमेरिका के जो जंगी बेड़े हैं ना उन्हें आगे कर दिया जाए, जंगी बेड़ों को आगे कर दिया जाए कि क्यूबा की तरफ जितने भी सोवियत संघ के जो जहाज़ आ रहे हैं उन्हें रोक दिया जाए। इस तरह से ना सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति सोवियत संघ को चेतावनी देना चाहते थे, अगर आपने इस तरह की एक्टिविटी द्वारा अगर आपने जारी रखी तो हम जो अमेरिका है वो तीसरे विश्व युद्ध के लिए और आपसे युद्ध करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो ऐसे में क्या हुआ कि अब पूरी दुनिया को लगा कि कहीं ना कहीं अब तो तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो ही जाएगा, अब रुकने वाला नहीं, क्योंकि सिचुएशन इतनी गंभीर हो चुकी थी। ठीक है, ऐसे ही क्यूबा का मिसाइल संकट कहते हैं और पूरी दुनिया को ना डर सताने लगा और बेचैनी सी होने लगी, कहीं इन दोनों देशों के बीच टकराव हो ना जाए, अगर हुआ तो तीसरे विश्व युद्ध होना तो तय है। ठीक है, अब हुआ क्या, हुआ ये कि अब दोनों पक्षों ने ना, पहला कौन, अमेरिका और दूसरा कौन, सोवियत संघ। ठीक है, अब दोनों ने डिसाइड कर लिया कि हाँ यार कहीं ना कहीं अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो दोनों का ही नुकसान होगा, कौन जीता कौन हारा इसका पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में क्या हुआ कि सोवियत संघ के या तो जहाज़ों ने धीमी रफ्तार पकड़ ली, या तो क्या करा इन्होंने अपनी धीमी रफ्तार कर ली, या फिर वापसी का रुख अपना लिया। इस तरह से क्यूबा का मिसाइल संकट ख़त्म हुआ। यही कहलाता है क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है, और क्यूबा का मिसाइल संकट शीत युद्ध के दौर का चरम बिंदु रहा। ठीक है, यही है क्यूबा का मिसाइल संकट। अब हम पढ़ेंगे देखिए, अब थोड़ा सा रिवीजन करते हैं कि आखिरकार शीत युद्ध है क्या। शीत युद्ध है, शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका और इनके सभी साथी देशों के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष का एक समय था जो कंटिन्यू चलता जा रहा था। ठीक है, कि ना दोनों, पूरी दुनिया दो भागों में बटी हुई थी, पहला अमेरिका दूसरा सोवियत संघ, और ना हर सिचुएशन हर टाइम पे ऐसा लगता था कि अब युद्ध इन दोनों के बीच में हो जाएगा, अब युद्ध इन दोनों के बीच में हो जाएगा, लेकिन कोई वास्तविक युद्ध नहीं हुआ था, खाली एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते थे, तनाव था और संघर्ष था। ठीक है, और सौभाग्य से ये विश्व क्या हुआ, तनाव और संघर्षों के होने के बावजूद भी युद्ध का रूप नहीं ले पाया। कौन सा, तीसरे विश्व युद्ध का रूप। ठीक है, अब देखिए अब हम पढ़ेंगे, अब इसका नेक्स्ट टॉपिक है इस बुक का, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। अब हम पढ़ने वाले दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ है क्या। देखिए उस समय, जैसे कि हम बार बार ये शब्द रिपीट हो रहा है कि उस समय पूरा विश्व दो भागों में बटा था, पहला अमेरिका दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, ऐसे में क्या हुआ, जब पूरी दुनिया दो भागों में बंटनी शुरू हुई थी, क्यों, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उसके विजेता सिर्फ दो देश रहे थे, पहला अमेरिका दूसरा सोवियत संघ। बाकी जितने भी ताकतवर देश थे, चाहे जर्मनी जापान हो, इटली हो, ब्रिटेन हो, एक्सेट्रा, जितने भी थे ताकतवर देश, वो सब क्या हुए थे, दूसरे विश्व युद्ध से बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे। ठीक है, और उस समय वो दो देश के विजेता जो रहे थे वो थे सिर्फ अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि ऐसे में ना मुल्कों के पास ना एक ही विकल्प था, या तो वो अमेरिका में चले जाए, अमेरिका की टीम में शामिल हो जाए, या तो वो सोवियत संघ की टीम में शामिल हो जाए। ठीक है, अब देखो छोटे देशों ने क्या करा, वे अपनी सुरक्षा के लिए, अब उन छोटे देशों के पास एक ही ऑप्शन था कि वे अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़े रहे और दूसरी महाशक्ति और उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। मान लीजिए जैसे कि अगर कोई देश अमेरिका की टीम में शामिल होता है, ठीक है, तो उसे सुरक्षा भी मिलेगी और दूसरे देश जो सोवियत संघ है ना, दूसरी दुनिया का है, तो उसे सुरक्षा का वादा भी मिलेगा। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि पूरी दुनिया दो भागों में बंटनी शुरू हो गई। सबके पास ऑप्शन था, या तो अमेरिका की टीम में चले जाए या फिर सोवियत संघ के गुट में शामिल हो जाए। उन्हें सुरक्षा मिलेगा और प्लस दूसरे, और उसे सुरक्षा भी मिलेगा और दूसरे से बचाव भी मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है कि अमेरिका जो था, छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का जो इस्तेमाल किया निजी हित में किया। अब देखिए क्या हुआ कि जब पूरी दुनिया दो भागों में बट रही थी, उन्हें तो पता था किसी ना एक गुट में तो शामिल होना है, चाहे वो अमेरिका का गुट हो, ठीक है, चाहे वो अमेरिका का गुट हो, चाहे वो सोवियत संघ का गुट हो, दोनों में से किसी एक गुट में तो उन्हें शामिल होना ही पड़ेगा। तो छोटे देशों ने क्या करा, अपनी ज़रूरतों के हिसाब से ही
किसी एक गुट में शामिल होना शुरू कर दिया और इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदिता के देश के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिलता था। मतलब कि अगर बाई चांस जैसे मान लीजिए क्यूबा हो गया, क्यूबा किस में शामिल हो गया, अमेरिका में हो गया, इन फ्यूचर कभी अमेरिका क्यूबा को तंग करता है तो सोवियत संघ हमेशा उसके साथ खड़ा रहेगा उसकी मदद करने के लिए। ये फॉर एग्जांपल है। अब देखिए इन देशों को क्या मिलता था, इन महाशक्तियों से, चाहे अमेरिका हो चाहे सोवियत संघ हो, उन्हें सुरक्षा का वादा मिलता था, हथियार इन्हें प्राप्त किए दिए जाते थे इन ताकतवर देशों के द्वारा और आर्थिक मदद प्राप्त होती थी। ठीक है, मतलब सुरक्षा तो मिलती थी, उन्हें हथियार भी दिए जाते थे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और आर्थिक मदद मतलब पैसे वैसे दे के उनकी मदद की जाती थी अगर वो किसी चीज़ के विकास करने के बाद उनके पास पैसे ना हो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ मैं आपको। अब देखिए क्या हुआ कि जो ये विभाजन हुआ ना, ये विभाजन हुआ सबसे पहले यूरोप में हुआ था। अगर ये क्वेश्चन बाई चांस आता है कि विभाजन विश्व में सबसे पहले कहाँ हुआ था तो इसका आंसर आएगा ये सबसे पहले यूरोप में हुआ था। ठीक है, अब आगे की स्टोरी क्या है अब हम वो पढ़ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ चुकी थी। ठीक है, और जो छोटे देश होते थे अपने लाभ हानि के अनुसार तो अमीर देशों की टीमों में शामिल होते थे, चाहे वो अमेरिका चाहे सोवियत संघ हो। इसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि आखिरकार महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत पड़ी क्यों, क्योंकि वो दूसरे विश्व युद्ध के विजेता भी रहे, तो ऐसे में इन्हें ज़रूरत ही क्यों पड़ी अपने गुट बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि इनके पास परमाणु हथियार थे और स्थानीय सेना थी। ठीक है, ये इतने अपने परमाणु हथियारों और स्थानीय सेना के बल पे इतने स्ट्रांग थे ना, किसी से मुकाबला कर सकते थे और जीत भी सकते थे। अब मान लीजिए कि एशिया और अफ्रीका और यहाँ तक कि ना यूरोप के अधिकांश छोटे देश, मतलब एशिया हो गए, अफ्रीका हो गए और यूरोप के बहुत छोटे छोटे देश हो चाहे बड़े बड़े देश हो, अगर एक साथ भी मिल के ना अमेरिका या सोवियत संघ से युद्ध करते हैं ना, तब भी विजेता कौन रहेगा, या तो अमेरिका या तो सोवियत संघ। अब सोचने वाली बात यह है कि इतने स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी ये देश अपने अपने गुट क्यों बनाते थे। तो इसका आंसर है पहला आंसर है इसका महत्वपूर्ण संसाधन। महत्वपूर्ण संसाधन कैसे, ये देखिए कि अब जब पूरी दुनिया थी, दो भागों में बट रही थी, एक अमेरिका दूसरा सोवियत संघ। ये अपने अपने गुट बनाते थे और गरीब देशों को अपनी अपनी टीमों में शामिल करते थे। ठीक है, जब ये देशों को अपनी टीम में शामिल करते थे ना, तो ये क्या करते थे, जो गरीब देश होते थे या फिर जो भी देश होते थे, वो जो उनके महत्वपूर्ण संसाधन होते थे, जैसे कि खुदाई करने से मिलने वाले तेल, ठीक है, या खनिज। ठीक है, खनिज क्या करते थे, खुद इस्तेमाल करते थे। खनिज तो आप जानते हैं जो खुदाई करके जो प्राप्त की जाने वाली मटेरियल होती है। ठीक है, उसके दूसरा टॉपिक है इसका भूक्षेत्र। देखिए भूक्षेत्र का यूज़ कैसे कहते थे, ये इसलिए करते थे ताकि क्या करते थे, ताकि यहाँ से ना महाशक्ति अपने हथियारों और सेनाओं का संचालन कर सके। ये हथियारों लिखा है। ठीक है, थोड़ा सा ये पानी गिर के इसलिए ख़राब हो गया था। और तीसरा है सैनिक ठिकाने। सैनिक ठिकानों का कैसे यूज़ करते थे, ये जहाँ से ना महाशक्तियाँ एक दूसरे की जासूसी कर सके, ताकि इस अमेरिका में क्या चल रहा है और अमेरिका ये जान सके कि सोवियत संघ के देशों में क्या चल रहा है। ठीक है, और चौथा टॉपिक है आर्थिक मदद। आर्थिक मदद किस तरह से, जिसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार होते थे। तो मान लीजिए कि युद्ध छिड़ने वाला है, ठीक है, युद्ध होने वाला है। अब देखिए मान लेते हैं कि जैसे दो देश हैं, ये हो गया अमेरिका का दोस्त और ये हो गया सोवियत संघ का दोस्त। इनके बीच में क्या होने वाला है, युद्ध होने वाला है। तो ऐसे में क्या होगा, इनके मित्रों के बीच में, जो इनके गुटों में शामिल देश हैं, इनके बीच में युद्ध होने वाला है। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए ये अमेरिका की सेना है, ठीक है, अमेरिका की सेना है और ये इसके मित्र देशों का युद्ध होने वाला है। अब इसके पास, गरीब के पास तो सिंपल सी बात है, गरीब सेना है, इतनी पावर होगी नहीं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में अपनी सेना रख सके, उनका खर्चा उठा सके। तो ऐसे में क्या होता है, जब युद्ध छिड़ने वाली सिचुएशन होती है तो अमेरिका क्या करता है, अपने सैनिकों को भेज देता है अपने मित्र देशों की मदद करने के लिए, युद्ध में उसको मदद करने के लिए। तो जो सेना का जितना भी खर्चा होता था ना, वो सब कौन उठाता था, वो उसका मित्र देश जिसने सेना मांगी या उसकी सेना के रूप में मदद मांगी थी। ठीक है, तो सेना इनके पास भेज देते हैं। तो ऐसे में जितना भी खर्चा उनका रहने का, हथियार का, जितनी भी होता है, वो सारा खर्चा उठाने में कौन मदद करता है, फिर इनके गरीब देश करते हैं। तो ऐसे में कहता है महाशक्ति के पास अपनी सेना तो होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके सेनाओं के खर्चे के लिए कहीं ना कहीं उनकी मदद कौन करता है, ये गरीब देश के द्वारा इनकी मदद की जाती है। ठीक है, और लास्ट टॉपिक है विचारधारा के कारण भी।
अब देखिए क्या हुआ कि पूरी दुनिया दो भागों में बँट रही थी। ऐसे में अब ये डिसाइड हुआ, अब ये होने लगा कि अब सबसे अच्छी विचारधारा तो अमेरिका की है, पूंजीवादी, ठीक है, पूंजीवादी को माना गया। और तो कहीं दूसरी उदारवादी और पूंजीवाद को माना गया। और दूसरी ओर सोवियत जो संघ था उसने कहा कि मेरी विचारधारा बहुत अच्छी है, जिसमें समाजवाद और साम्यवाद को अपनाया गया। तो ऐसे में कौन सी विचारधारा सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रही है और कितने देशों के द्वारा इसका अपनाया गया, ये भी एक ना शक्ति प्रदर्शन करने का तरीका उस समय बन चुका था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश क्या हो। अमेरिका चाहता था मेरी विचारधारा को अपनाए और सोवियत संघ चाहता था मेरी विचारधारा को अपनाए, और ये शक्ति प्रदर्शन का एक तरीका ही था। ठीक है, आगे अब हम पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ेंगे जो इस बुक का थर्ड टॉपिक है, शीत युद्ध के दायरे। शीत युद्ध के दायरे है क्या? शीत युद्ध के दायरे में देखिए हम ये पढ़ने वाले हैं कि शीत युद्ध के जब टाइम चल रहा था तो उस समय कई संकट हुए थे। तो पहला हुआ था कोरिया। हाँ मतलब हुए तो बहुत सारे थे, मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के थोड़े बहुत बता रखे हैं। जैसे कोरिया 1950 से लेकर 1953 में हुआ, ठीक है। बर्लिन का हुआ 1958 से लेकर 1962 तक, ठीक है। कांगो का युद्ध हुआ 1960 के दशक की शुरुआत में ही। अब देखिए दशक तो आई थिंक आपको पता ही होगा, दशक जैसे कि मान लेते हैं 1960 का दशक लिखा हुआ है, ठीक है, 1960 का दशक लिखा हुआ है। तो दशक का मतलब होता है 1960 से लेकर 1969, ये पीरियड पूरा हो गया दशक, ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कि कोरियाई, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे, अब देखिए जो शीत युद्ध का दौर चल रहा था उस समय ये नहीं था कि बिल्कुल ही लड़ाई झगड़े बंद हो गए थे, हिंसा नहीं होती थी, हिंसा होती थी लेकिन वो तीसरे विश्व युद्ध के रूप में तब्दील नहीं होती थी, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोरिया, वियतनाम और अफ़गानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि तो हुई लेकिन तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, ठीक है। या कहें कि तीसरा विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा, जो पूरा विश्व था परमाणु युद्ध से ही बचा रहा, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले कि अब देखिए क्या हुआ कि जब तीसरा शीत युद्ध का दौर चल रहा था ना, वो शीत युद्ध का दौर था कि बहुत ज़्यादा संघर्ष, आपस में कंपटीशन करना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि इनके लड़ाई झगड़े ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो ऐसे में क्या हुआ, इन समस्याओं को हल करने के लिए ना इन मित्र राष्ट्रीय या द्विराष्ट्रीय जो ये पहली दुनिया दूसरी दुनिया के देशों ने कोई भूमिका नहीं निभाई, क्योंकि वो आपस में ही उलझे हुए थे अपनी समस्याओं को लेके। तो ऐसे में क्या बाहर के देशों ने इनकी जो समस्याएं, जो युद्ध थे या झगड़े थे, उसे सुलझाने में अहम भूमिका निभाई। वो बाहर के देश कौन कौन से थे? अब देखिए एग्जाम्पल के लिए कोरियाई संघर्ष है। जो कोरियाई संघर्ष है ना, वो उत्तरी और दक्षिणी कोरियाओं के बीच में हुआ था। इनका संघर्ष बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। इस संघर्ष को ख़त्म करने के लिए अहम भूमिका निभाई थी नेहरू जी ने। ये नेहरू जी गुट निष्पक्षता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगर आपने मेरा जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ, इससे पहले मैंने इस चैप्टर का एक बेसिक पार्ट बनाया है, फर्स्ट पार्ट, आप उसको जाकर देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये ऊपर दिख रहा है जो आपको आई बटन, उस पर आप क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। जब तक आप उस वीडियो का बेसिक नहीं देखेंगे तब तक आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये क्लिक करके ये पहली वीडियो देख लीजिए प्लीज़। अब चलो हम टॉपिक पे आते हैं। तो गुट निष्पक्षता के बारे में मैंने उधर बता रखा है। एनीवेज, जो गुट निष्पक्षता आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे, नेहरू जी ने क्या करा था, अहम भूमिका निभाई थी इन देशों के बीच जो संघर्ष बढ़ रहे थे उन्हें ख़त्म करने के लिए। इसी तरह जो कांगो का संकट हुआ था ना, कांगो का, उसके अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने अहम भूमिका निभाई थी इस संकट को जल्दी से जल्दी ख़त्म करने के लिए। और इन्हीं देशों के द्वारा मध्यस्थता निभाई गई थी और एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी शीत युद्ध के टाइम पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे पढ़ने वाले शीत युद्ध की दो सैन्य विशेषताएं। देखिए जो एग्ज़ाम होता है उसके अंदर शीत युद्ध के दौर से संबंधित एक क्वेश्चन आता है, वो 2 मार्क्स का ही आता है, बस 2 से ज़्यादा मार्क्स का नहीं आता। जो शीत युद्ध का दौर क्वेश्चन ये आता है, शीत युद्ध की 2 सैन्य विशेषता बताइए, ठीक है। आप वैसे तो 2 पॉइंट ही लिख देंगे, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन आप एक्स्ट्रा लेके चलिए कि बाई चांस आपको आपकी टीचर को आपके 2 पॉइंट पसंद नहीं आए हैं तो एक तीसरा पॉइंट होगा, उनके पास ऑप्शन होगा कि वो पूरे मार्क्स देके ही रहेंगी, ठीक है। तो ऐसे में शीत युद्ध की 2 सैन्य विशेषता, ये ज़रूर आता है क्वेश्चन। शीत युद्ध के दौरान ना दोनों पक्षों द्वारा सैन्य गठबंधन बनाए गए। पहला टॉपिक समझ में आया कि जो शीत युद्ध का जो टाइम चल रहा था उस समय पूरी दुनिया 2 भागों में बटी हुई थी और उनके द्वारा अपने सैन्य गठबंधन किए गए थे, जैसे कि सैंटो, नाटो, वार्सा संधि, जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। आप पहली वीडियो देखेंगे आपको ये सब समझ में आ जाएगा।
इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, शीत युद्ध के दौरान दोनों ने अन्य देशों में सैनिक हस्तक्षेप किया, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा कोरियाई युद्ध हुआ था, ठीक है, कोरियाई कांगो, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। और तीसरा उनको ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, ये उम्मीद मतलब जो महाशक्तियाँ थी अमेरिका और सोवियत संघ से उम्मीद की जाती थी वो कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे इन महाशक्तियों में युद्ध की संभावना हो जाए, ठीक है। मतलब हमेशा ये उम्मीद की जाती थी कि महाशक्तियों से कि वो ऐसा कोई सा भी कदम नहीं उठाएंगे कि विश्व में तीसरे विश्व युद्ध की समस्या के खड़ी हो जाए या तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो जाए, ठीक है। आप एज इट इज़ ऐसा भी लिख देंगे तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिल जाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे। अब देखिए जो शीत युद्ध का टाइम चल रहा था ऐसे में हुआ क्या, दोनों के बीच में सिचुएशन बनी थी कि अब युद्ध हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सिचुएशन बनती जा रही थी, क्योंकि उनके बीच में राजनीतिक जो संबंध थे ना, राजनीतिक संबंध टूट चुके थे, वो एक दूसरे से बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे। तो ऐसे में क्या हुआ, इन दोनों देशों के बीच ना गलतफहमियां बढ़ने की गुंजाइश ज़्यादा ही रहेगी। क्यों? क्योंकि वो आपस में बात करने के लिए तैयार नहीं थे, तो जो गलतफहमियां थी वो दूर भी नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ कि अब ना सब इन देशों को रियलाइज़ होने लगा कि कहीं ना कहीं अमेरिका ने कोई जल्दबाजी में परमाणु बम का यूज़ कर लिया, तो उसका रिप्लाई सोवियत संघ भी देगा, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों ही हार जाएंगे। कौन जीता है कौन हारा इसका पता ही नहीं चलेगा। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ऐसी सिचुएशन को ना पाले, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ, इन्होंने संध्या करी ताकि इन फ्यूचर परमाणु बम का जो प्रसार बढ़ता जा रहा है इसे रोका जाए, या इन फ्यूचर इनके यूज़ में इनका प्रयोग जो करते जा रहे हैं इसे रोका जाए। तो इसी को देखते हुए ना 1960 के दशक में दोनों महाशक्तियों ने 3 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। पहला, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसे याद कर लेना, ये एग्जाम में आते ही हैं, 1 मार्क्स में आए चाहे ऑप्शन में। अब तो ऑप्शन वाले ज़्यादा आते हैं MCQ, ठीक है, तो प्लीज़ इसे याद कर लेना। तो पहला कौन सा, परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, दूसरा परमाणु अप्रसार संधि, तीसरा परमाणु परिसीमन संधि, या फिर कहा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, मतलब इसका मतलब होता है संधि, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।